आजीविका के कर्तव्यों के बीच संघर्ष कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नजर, क्या चल रहा है, खेलों और जगत की कुछ हल्कियां भी होंगी, फिल्म कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं नजर। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 और मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कल। चुनाव आयोग ने किए वोटिंग के लिए व्यापक प्रबंध। राजस्थान में नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनावी रण के लिए प्रचार जारी। जेपी नड्डा जसपुर और रायगढ़ में करेंगे चुनावी रैली। मध्य प्रदेश के मोंगावली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जनसभा। प्रियंका गांधी धार और इंदौर में संभालेंगी कांग्रेस की कमान। आईपीसी और सीआरपीसी की जगह देश में नए कानून के मसौदे पर संसदीय समिति की बैठक आज। संसद के मॉनसून सत्र में लाया जा सकता है विधेयक। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में बने रहने के कारण हालात खराब। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों की बुलाई बैठक। क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होगा मुकाबला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 2 बजे मैच होगा शुरू। और हेडलाइंस के बाद बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। छत्तीसगढ़ में कल यानी 7 नवंबर को पहले चरण की विधानसभा के लिए वोटिंग होगी, जिसमें 20 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का जनता फैसला करेगी। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो वहीं मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो ये अपने आप में कल पहले चरण का 20 विधानसभा सीटों में छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी और अपने आप में ये 20 विधानसभा सीटें अपेक्षाकृत थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित इलाके कभी हुआ करते थे, वहां पर इस इलाके में वोटिंग होनी है। ऐसे में खासकर जहां पे सुरक्षा की चुनौती ज़्यादा है, उन जगहों पर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी, सुबह 7 बजे से शुरू होकर, और बाकी जगहों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये 20 विधानसभा सीटें पहले चरण में कल छत्तीसगढ़ में वोटिंग होने जा रही है अपने आप में। और बात मिजोरम की जाए तो मिजोरम विधानसभा चुनाव में तो कल शाम प्रचार थम चुका है। मिजोरम के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास किया। राष्ट्रीय दलों के नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान में शामिल हुए। मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी 7 नवंबर को मतदान होगा। राज्य में 4,39,026 महिलाओं सहित 8,57,000 से अधिक मतदाता हैं, जो 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगभग 30 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किया गया है। पूरे राज्य और बांग्लादेश तथा म्यांमार से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 3,000 पुलिसकर्मी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 5,400 कर्मी तैनात किए गए हैं।
और हमारे सहयोगी विक्रमजीत सिंह इस वक्त मिजोरम की राजधानी आइजोल में हमारे साथ मौजूद हैं। और विक्रम, अगर बात की जाए तो अब एक तरीके से कल वोटिंग होनी है सभी 40 विधानसभा सीटों में। ऐसे में अब पोलिंग पार्टीज के रवाना होना और ये तमाम प्रक्रियाएं चल रही होंगी। सुरक्षा के लिहाज से, चुनाव आयोग की तैयारी के लिहाज से क्या कुछ बड़ी खबर? देखिए, जिस प्रकार की पोलिंग स्टेशन पर 6 जरूरी चीजें होती हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, पानी हो, सुरक्षा के इंतजाम हो, ईवीएम हो, तमाम जो 6 चीजें उसके इंतजाम जो है हर यहाँ पोलिंग स्टेशन जो है 1250 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है उन पर इंतजामात किए गए हैं। इसके अलावा जो है 50 के करीब जो है बटालियन है। 2 ग्रुप में जो है केंद्र की तरफ से यहाँ पर बटालियन आई थी। लोकल पुलिस का भी यहाँ पर सपोर्ट है। जो बगल की लगती जो राज्यों की सीमाएं हैं उनके जो डीसीज हैं उनके साथ पहले ही बैठक हो चुकी है ताकि किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था जो है, जो सिक्योरिटी के इलाके हैं वहां पर, जो सीमा के इलाके हैं वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो है तमाम अगर बात की जाए, एक पोलिंग स्टेशन यहाँ पर ऐसा था, हालांकि यहाँ पर पोलिंग परसेंटेज काफी हाई रहता है, लेकिन एक पोलिंग स्टेशन ऐसा था जहां पर कि 90% से ज्यादा पोलिंग हुआ था। तो इस बार जो है उसको क्रिटिकल में रखा गया है, उसको देखा गया जाएगा कि क्यों वहां पर जो है इतना हाई पोलिंग टर्नआउट जो है एक ही उम्मीदवार के पक्ष में हुआ। तो तमाम ऐसे इंतजाम जो है चुनाव आयोग के द्वारा किए जाए हैं। वेब कास्टिंग जो है, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम के चलते जो है उसका जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन 60% से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है जहां पर वेब कास्टिंग की जाएगी। और तमाम, चाहे वो पिंक पोलिंग स्टेशन हो या फिर रैंप की व्यवस्था हो, पोलिंग स्टेशन पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है की गई है। एक बात जो मिजोरम में जो बहुत बाकी भारत से अलग करती है वो है कि यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार जो है वो बाकी भारत की तरह जो है शोर शराबे के साथ या लड़ियां जो लगाई जाती हैं या पोस्टर बैनर होते हैं उस तरह का, इस तरह का शोर जो है, शोर शराबा यहाँ पर नहीं होता। हालांकि यहाँ पर पोलिंग परसेंटेज बहुत हाई होता है। तो ऐसे में देखना होगा कि जो कल मतदान होगा उसका पोलिंग परसेंटेज जो है तमाम सुरक्षा इंतजामात के बाद कितना होता है। जी विक्रम, आप रहिए हमारे साथ में। हमारे सहयोगी सोमेश पटेल भी इस वक्त छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में जुड़ गए हैं और छत्तीसगढ़ में भी पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों के लिए कल वोटिंग होनी है। सोमेश, अगर बात की जाए तो ये 20 विधानसभा क्षेत्र वो हैं जो अपेक्षाकृत सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में क्या कुछ खास तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से और चुनाव आयोग की पोलिंग के लिहाज से? छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को होने वाले प्रथम चरण के मतदान दल के लिए मतदान केंद्रों को रवाना कर दिया गया है। इनमें कई मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया है। प्रथम चरण के 20 विधान क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें 198 पुरुष, 25 महिला। प्रथम चरण मतदान के दौरान प्रदेश के 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उनमें 19 लाख पुरुष मतदाता हैं और 20 लाख महिला मतदाता हैं। कुल 5,304 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 200 संगवारी मतदान केंद्र हैं जहां सिर्फ महिला मतदान कर्मी पदस्थ रहेंगे। प्रथम चरण के 20 विधान क्षेत्रों में से 10 विधान क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, 10 विधान क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इनमें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं महिला मानपुर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अंतरगढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर जो कोंटा विधानसभा क्षेत्र है, सुबह 7 बजे से मतदान होंगे। बस्तर में मतदान कराना अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि जो 7 जो इलाके हैं सबसे घोर नक्सल प्रभावित इलाके हैं और जो नक्सली गतिविधियां यहाँ देखने को मिल रही है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर का ये जो क्षेत्र है, इन इलाकों में नक्सली मतदान के समय कुछ न कुछ नक्सली वारदात करते हैं और यहाँ पर जी सोमेश आप रहिए, हम विक्रम का रुख करते हैं जो हमारे साथ में मिजोरम से जुड़ रहे हैं। विक्रम, अगर बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज का आपने जिक्र किया, अपेक्षाकृत ज़्यादा रहता है और उसमें भी महिलाओं का योगदान वोटिंग को लेकर ज़्यादा रहता है और ये उत्साह लगातार मिजोरम में या कहा जाए पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिलता रहा है। लेकिन फिर भी इसको और आगे बढ़ाने को लेकर क्या कुछ खास प्रयास इस बार चुनाव आयोग के माध्यम से किए गए हैं? Team 1
देखिए, स्वीप के कार्यक्रम तो चलाए ही जाते हैं, लोगों को अवेयरनेस के लिए पैम्फलेट वगैरह भी बांटे ही जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो सामाजिक माहौल है उसके हिसाब से जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व, क्योंकि यहाँ पर कुल अगर मतदाताओं की अगर संख्या की बात करें तो 8.5 लाख के करीब जो है मतदाता हैं, उसमें से 4,15,000 के करीब जो है पुरुष मतदाता हैं और 4,39,000 के करीब महिला वोटर हैं। तो ऐसे में महिला वोटर यहाँ ज़्यादा हैं। पिछली बार के अगर मतदान की बात करें तो कुल जितना मतदान हुआ था उसमें भी महिलाओं की भागीदारी अलग रही थी। सामाजिक परिवेश यहाँ ऐसा है कि महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन यहाँ रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में अगर पोलिंग परसेंटेज भी अगर महिलाओं का ज़्यादा होता है तो ये एक यहाँ की समाज की जागरूकता को दर्शाता है कि यहाँ का समाज कितना जागरूक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो बिंदु है जिस पर कि हमारे चैनल की तरफ से स्टोरी भी दिखाई गई थी कि यहाँ पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन तो है लेकिन राजनीतिक रूप से उन्हें जो है प्रतिनिधित्व उस हिसाब से नहीं मिलता है। तो हालांकि कई राजनीतिक दलों के द्वारा ये मुद्दा उठाया जाता है हर चुनाव में। अब देखना होगा कि अगले चुनाव में, इस बार तो कुल 174 में से केवल 16 ही महिला उम्मीदवार हैं। अगले जो चुनाव है क्योंकि उसमें कितना महिलाओं का पार्टिसिपेशन रहता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, सोमेश का रुख करते हैं छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बने हुए। सोमेश, जिन 20 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों का आप जिक्र कर रहे थे, घोर नक्सल प्रभावित, कई बार चुनाव के बाइकआउट की भी कोशिशें की जाती हैं या इस प्रकार के एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि लोग वोटिंग से दूर रहें, लेकिन लगातार एक विश्वास बहाली का काम होता है चुनाव आयोग के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, कि लोग निष्पक्ष होकर वोटिंग कर सकें। इन तमाम इलाकों में क्या कुछ खास इंतजाम इस बार? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो बस्तर क्षेत्र है शुरू से ही घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ पर सुरक्षा के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। जो मतदान केंद्र है उन इलाके में मतदान करने के लिए सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए हैं। पहले चरण में 40,78,000 मतदाता मतदान करेंगे। पहला मतगणना होगा और वहां पर जो सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, तमाम वहां पर जवानों की नियुक्ति की गई है। जो नक्सल प्रभावित इलाके में वहां पर सुरक्षा के लिहाज से इलाकों में लगातार जी आपको रुकना चाहेंगे। हम सीधे इस वक्त रुक करते हैं दिल्ली में इफी फिल्म महोत्सव को लेकर एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। आपको सीधे ले चलते हैं। सर, एडिशनल सेक्रेटरी मिस नीरजा शेखर, जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर प्रतुल कुमार, who is also the festival director. The event flow will be like this. Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, will make his opening remarks. After that, we'll play a short film on capturing the essence of IFI. Thereafter, Honorable Minister for Information and Broadcasting, Dr. Sri Anurag Singh Thakurji, will give his briefing on the details of IFI. I would request now Honorable Minister of State, Dr. L. Murugan, to speak and give his opening remarks, please. Respected Sri Anurag Singh Thakurji, Honorable Minister for Information and Broadcasting, Additional Secretary, Joint Secretary and DG PIB, friends from media, good morning to you, good afternoon to you all. It is an proud moment that every year this International Film Festival is organizing. This is 54th International Film Festival. Every year new things are introducing. This year we are introduced for the OTT films and OTT contents and OTT serials. The award is going to given this International Film Festival at Goa. Friends, this festival is globally, participations are there, and you are aware that already our ministry has announced Satyajit Film Award to the icon Michael Douglas, and also in this festival
The international section is very important this year, and the film Mela is also is there. In this international film sector, The Catching Dust is the opening movie. This movie is an international movie, and also in Turkish film about dry grasses are also lined up in this. And the closing movie is Featherweight. You have a sports person's story, a drama of the sports persons. This is an closing cinema movie. And the juries, international juries headed by our director and actor Sri Shekhar Kapoor is leading the team, and he is working in this. Almost in this film festival this year, I already mentioned OTT's new introduction, and also this emerging sector of sunrise sector, we can tell it is a sunrise sector of VFS and animation films. For that, a special pavilion is highlighted there for the companies or the producers or directors, those who engaged in this VFX sector. They are setting up the pavilions there. In the worldwide cinema producers are they are coming. And in spite of, I already mentioned that Cine Mela is a big program is organized, and the opening in the Goa, there is a cultural program is there, and this festival is every year new thing we are introduced under the dynamic leader of our minister Sri Anurag Singh Ji. We attended the global festivals like Cannes, Cannes Film Festival. There we taken away something and we introduced here. So these books to the story also we are introduced. So this in these words I conclude my remarks. Thank you very much once again. Thank you. Yeah. Now we will play a short trailer on IFFI 2023, please. Over 7 decades of love and harmony. Promoting socio-cultural exchange via the silver screen. Disseminating ideas using the power of cinema. Putting Indian films on a global pedestal. Bringing home the best of world cinema. Knowledge sharing by the masters of film arts. Tapping and molding of young buds. Presenting platforms for creative collaborations. Building opportunities for creators with potential. Tech Hub for showcasing cinematic innovations. Pavilions for brands, countries and mega production houses. Fostering global recognition for filmmakers. Celebrating the madness for movies. The International Film Festival of India presents unique opportunities and incredible possibilities for young and established filmmakers to network, pitch, collaborate and experience the best from the world of cinema. The 54th International Film Festival of India. Bridging the world with cinema. IFFI, celebrating the joy of cinema. Yeah, that's a short film. Now I would request
Honorable Minister to give his opening remarks, please. फ़िफ़्टी-4th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ़ी गोवा के कर्टन रेजर के इस अवसर पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित MOS इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन जी, एडिशनल सेक्रेटरी नीरजा शेखर जी, प्रिंसिपल DG PIB मनीष देसाई जी, जॉइंट सेक्रेटरी पृथुल जी, उपस्थित सभी मीडिया के मेरे मित्रों, जब फिल्मों की बात होती है तो देश और दुनिया में सबसे बड़े फिल्म निर्माता के रूप में भारत का नाम आता है। और एक बात कही जाए, आज फिल्मों की दुनिया में भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। ये कहा जा सकता है, India's media and entertainment industry is a force to be reckoned with, ranking as the 5th largest market globally. And this market is growing with each passing year. If you look at the average growth of the last 3 years, it stands at average growth of 20% annually. So with the highest production of films in the world, our industry stands as a beacon of innovation, creativity, reaching every corner of the country, and now cutting across the boundaries, reaching every nook and corner of the world. There is nothing regional today. If your content has the power, it can quickly become from regional to national to international. We have seen many examples recently how our films have done extremely well. Now, when we talk about the international platform, after the great success of G20 presidency, where India's theme was Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, one future, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे 54वें इफ़ी में भी उसी दिशा में एक कदम है, जहां पूरे विश्व की फिल्मों को एक मंच देने का अवसर यहां पर मिलता है। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, दुनिया भर में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होते हैं, जहां 14 प्रेस्टिजियस फेस्टिवल्स में हमारे कांस, बर्लिन, वेनिस, टोरंटो से लेकर इफ़ी का नाम भी बहुत बड़ा है। साउथ एशिया में इकलौता ऐसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसकी धूम हर वर्ष 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होती है गोवा में। फिल्म बाजार एक बहुत बड़ा आकर्षण है, जहां पर बिजनेस करने का अवसर मिलता है। वर्ल्ड सिनेमा के अलग अलग स्वरूप यहां पर देखने को मिलते हैं। हालांकि 1952 में इफ़ी की शुरुआत हुई, आज ये बिगेस्ट फिल्म्स एंड कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ द वर्ल्ड बना है, इस तरह से पूरी दुनिया में। जब हम अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ज्यूरी भी हमारी जो है वो जेरम है, कैथरीन है, हेलन है और शेखर कपूर इसके चेयरपर्सन हैं। इसी तरह से ही इफ़ी में बहुत सारी जब आपको आगे डिटेल्स दी जाएंगी तो ये कहा जा सकता है पूरे हक के साथ दैट इफ़ी हैज बीन ए बेकन ऑफ सिनेमैटिक एक्सेलेंस, ब्रिंगिंग टुगेदर द फाइनेस्ट टैलेंट्स फ्रॉम बोथ द इंडियन एंड द इंटरनेशनल फिल्म्स इंडस्ट्री। इसमें जो 2-3 अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो हमारे सत्यजीत रे, जिसको फिल्म की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वर्ल्ड सिनेमा इस बार के जो विजेता हैं उसका नाम तो शायद आप सबको पता है। मैं आपको याद कराऊं, पिछले साल स्पेनिश
जो हमारे फिल्म मेकर थे कार्लोस सौरा, उनको अवार्ड दिया गया। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस बार हमारे एक्टर और प्रोड्यूसर हु इज द शाइनिंग स्टार ऑफ वर्ल्ड सिनेमा एंड हु इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री, माइकल डगलस, उनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वर्ल्ड सिनेमा उसके लिए दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सेक्शन हमारा ऐसा है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों को यहां पर दिखाने का अवसर मिलता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बार 3 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है इंटरनेशनल सेक्शन में, और ये अपने आप में दिखाता है कि इफी के प्रति आकर्षण कैसे दुनिया भर के फिल्मों का बढ़ा है। कोविड के समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लगातार बढ़ोतरी देखी है। प्लेटफॉर्म्स भी बड़े हैं ओटीटी के, तो लोकल कंटेंट भी यहां पर बनना बहुत शुरू हुआ है। कई हजार घंटों का कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में अब भारत में बन रहा है। हजारों लोगों को इसमें रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं, और इस कंटेंट के माध्यम से एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। एंड इन रिस्पॉन्स टू द dynamic landscape of the entertainment and the growth of the OTT sector, which stands at close to 28% annually, we have introduced the Best Web Series OTT Award, celebrating the outstanding content creators on OTT platforms. A total of 32 entries across 10 languages from 15 OTT platforms have it for this honor, and the winners will be given 10 lakh rupees. तो 10 लाख रुपया इनाम भी मिलेगा। इसी तरह से हमारा जो प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड है, उसमें 15 फिल्में इस कंपटीशन में भाग ले रही हैं, और इसमें बहुत एक ऐसा कंपटीशन होता है कि लगता है कि इसको अवार्ड दें कि उसको अवार्ड दें। बहुत मुश्किल होता है चुनना भी, बहुत फियर्स कंपटीशन इसके अंतर्गत होता है। तो यहां पर भी बेस्ट कोवेटेड जो फिल्म है, बेस्ट फिल्म अवार्ड है, जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिलता है, उसको 40 लाख रुपया अवार्ड दिया जाएगा। एनिमेशन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एवीजीसी सेक्टर की अगर आप ग्रोथ देखोगे, देश और दुनिया में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और भारत में दुनिया भर की फिल्मों का कंटेंट क्रिएशन, पोस्ट प्रोडक्शन हो या कंटेंट नया बनाने की बात हो, सब भारत में एक बहुत बड़ा व्यापार यहां पर आता है। अब एक्सपेंशन हमने एनिमेशन सेक्शन का भी किया है, और इसमें भारत और भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों को भी इसमें स्थान दिया जाएगा, जहां पे पोलैंड की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री द पेजेंट्स, इसको भी इसमें अवसर मिलेगा। युवाओं को इसके साथ कैसे जोड़ा जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां देश में स्टार्टअप्स को बल दिया है, और भारत के युवाओं ने 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का आज भारत में खड़ा किया, तो फिल्म जगत में हमारे युवा पीछे ना रहें। तो देश के छोटे से छोटे गांव में भी अगर अच्छा कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई अच्छा राइटर है, कोई सिनेमाटोग्राफी में आगे आना चाहता है, कोई लिरिसिस्ट है, इन सबको अवसर मिले, तो उसके लिए हमने आजादी के अमृत महोत्सव पे 75 युवाओं को, क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, उनको चुनने की शुरुआत की थी। पहले 2 वर्षों में 150 लोग चुने गए, सैकड़ों इसमें एंट्रीज आती हैं। इस साल भी 600 से ज्यादा एंट्रीज हैं, उनमें से 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो को चुना जाएगा। तो इस साल तक कुल मिलाकर 225 ऐसे युवा हमारे पास हो जाएंगे जो भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी। इंक्लूसिविटी की जब समावेशी होने की हम बात करते हैं, तो हर सेक्टर में बहुत हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एशियन गेम्स में पहली बार भारत ने 100 पार किया है मेडल्स में। जहां एशियन गेम्स में 100 पार हुए, तो पैरा एशियन गेम्स में भी 100 पार भारतीय खिलाड़ियों ने किया, 111 मेडल जीते।
जब मैं समावेशी की बात करता हूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच, पहले कहते थे डिसेबल्ड, अब कहते हैं स्पेशली एबल्ड, पहले कहते थे विकलांग, अब कहते हैं दिव्यांग। ये केवल शब्दों का हेरफेर नहीं, सोच बदली है। और सरकार में, भारत सरकार में आपको ये हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा इफी होगा, इसके हमारे जितने सेंटर्स हैं वो इंक्लूसिव होंगे, स्पेशली एबल्ड के लिए वहां पर सुविधाएं होंगी, एक्सेस होगा। और यही नहीं, अगर मैं यहां पर कुछ कहना चाहूंगा, पृथुल जी आपको विस्तार में बताएंगे भी इसके बारे में कि कैसे हम लोगों ने जो विजुअली इंपेयर्ड हैं उनके लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन का प्रावधान कुछ की जगह पे किया है, हियरिंग इंपेयर्ड के लिए साइन लैंग्वेज का किया है, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसको डब करके आपको अलग अलग भाषाओं में सुनने का अवसर भी हमने इसमें दिया है। तो सरकार का जो सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबका मनोरंजन भी हमने सुनिश्चित किया है। इसमें एम्बेडेड ऑडियो डिस्क्रिप्शंस होंगी, साइन लैंग्वेजेस होंगी, और हर फैसिलिटी तक जाने के लिए आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। India's audiovisual industry is a champion sector now, offers boundless opportunities for our youth. फिल्म बाजार ये हर साल एक के बाद दूसरे वर्ष और बड़ा होता जा रहा है। आंकड़े आपको अगले प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे कि कितना बड़ा हमारा फिल्म बाजार होता जा रहा है। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में हम बहुत बल दे रहे हैं। हमने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनाउंसमेंट अपनी नई पॉलिसी इंसेंटिव की भी की थी, एवीजीसी सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं वो भी किया था, और डिजाइनिंग में भी आपने देखा होगा हमने बहुत बदलाव लेकर आए हैं। इसमें हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, हमने उसकी भूमिका को भी इसमें बढ़ाया है। एक बात मित्रों मैं आप सबसे शेयर जरूर करना चाहूंगा, दुनिया में कोई देश जो नहीं कर पाया वो भारत ने किया है। मैं चंद्रयान मिशन की सफलता की बात नहीं कर रहा, वो तो किया ही है। हमने यहां पर जो हमारी पुरानी फिल्में हैं उनको रेस्टोरेशन का, डिजिटाइजेशन का, ये दोनों ही काम हमने किए हैं। और हम इसमें रिस्टोर्ड क्लासिक को दिखाने का भी एक बहुत बड़ा शुरुआत करने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में, देवानंद जी के जो आपने देखा होगा 100 वर्ष हुए, तो मैं एक बात कहूंगा, गाइड फिल्म को भी हमने इसमें रिस्टोर किया है, हम उसको भी दिखाएंगे। ऐसे ही हकीकत से लेके 20 साल बाद, ये 20 साल बाद तो फिल्म का नाम है लेकिन उसकी रिस्टोरेशन 60 साल के बाद हुई, 1962 में आई थी, हमने रिस्टोरेशन किया है। विद्यापति से लेके श्यामची आई, ऐसा हमने बहुत सारी फिल्मों को रेस्टोरेशन, लगभग 6000 फिल्मों को, डॉक्यूमेंट्रीज को हम रिस्टोर करने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है, नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के अंतर्गत हम इसको कर रहे हैं। बहुत कम अखबारों में शायद इसके बारे में लिखा गया, लेकिन मैं इतना कहूंगा, ये दुनिया भर में ना केवल सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला देश भारत है, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की सबसे तेजी के साथ ग्रोथ भारत में हो रही है। हमारी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्रति वर्ष 20% की दर से बढ़ रही है। कई बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन रही है, लाखों लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रही है। और इसके साथ साथ दुनिया भर के लिए फिल्म शूटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन कंटेंट क्रिएशन का हब बन रही है। और मैं कहूं, कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड आज भारत बनने जा रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या फिल्म इंडस्ट्री के लिए रहती थी, फिल्म बनाने के लिए जिन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान होता था, एक मेकअप आर्टिस्ट से लेकर एक स्टोरी लिखने वाले से, डायलॉग लिखने वाले का, लिरिसिस्ट से लेकर गाने वाले से लेकर प्रोडक्शन, कोरियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, बहुत सारे प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर से लेकर अभिनेता अभिनेत्री तक, इन सबकी साख दाव पर होती थी कि फिल्म कैसी चले। लेकिन चुराने वाला चंद मिनटों में चुराकर ना जाने कहां कहां एग्जिबिट करता था। हमने वायदा किया था मोदी सरकार में कि इस पायरेसी के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे। और 1952 में जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट आया था उसमें बदलाव, अमेंडमेंट करने का काम हमने 2023 में किया।
और अब पायरेसी करने वाले को कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा का प्रावधान किया है। पायरेसी करने वाले को 3 लाख रुपए के फाइन से लेके 5% ऑडिटेड प्रोडक्शन कॉस्ट का वसूली किया जा सकता है, जो करोड़ों रुपए तक जा सकता है। यह बहुत बड़ा कदम दुनिया भर में किसी ने उठाया तो भारत ने उठाया है। और यही नहीं, अभी हमने नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति भी पिछले कल कर दी है, जहां पर मिनिस्ट्री में भी नोडल ऑफिसर होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वहां पर भी होंगे, और रीजनल जो हमारे सेंटर्स है वहां पर भी नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी गई है। मैं इतना ही कहूंगा फिल्म जगत वालों से, आप बढ़िया से बढ़िया फिल्में बनाओ, ऑस्कर से लेकर बाकी अवार्ड भी जीतो, दुनिया का मनोरंजन भी करो, भारत में लाखों लोगों के लिए रोजगार भी खड़ा करो। पायरेसी के खिलाफ जंग में भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। बेस्ट कंटेंट क्रिएट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम लाने के लिए मोदी सरकार आपके साथ खड़ी है। एनिमेशन से लेकर विजुअल ग्राफिक्स तक, विजुअल इफेक्ट से लेकर गेमिंग और कॉमिक्स तक, नई नीति लाने से लेकर इंसेंटिव तक हम आपके साथ खड़े हैं। हम भारत को फिल्मों के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये विश्व के लिए तो है ही, भारत के लिए भी एक अवसर है अपनी नई पहचान दिखाने का। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Minister. Now, the Festival Director, Mr. Pritul Kumar, will give a short presentation on IFFI 2023 and its contents. Pritul ji. Respected Minister Sir, and Shri Anurag Singh Thakur ji, respected Honorable Ministers of State, Shri L. Murugan Sir, Madam Nirja Shikhar, Additional Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Principal DG PIB, Manish Desai Sahab. Most of the points have been covered in the speeches of ministers, but we'll just run through the presentation, and whatever is there, the details have been given in the press brief, and after that we'll take up questions. So can you just turn the slide? So this all sir has already covered in his speech, that this is one of the FIAF 14 recognized festivals, international festivals, which are accredited by FIAF in the world. So IFFI is one of them, the others being Cannes, Berlin, Venice, and it is the only one in South Asia, which is a big thing. So next. This is the glimpses from the last IFFI. Last IFFI in itself was one of the biggest extravaganza which happened in 2022. And the participation in terms of countries was up to 78 countries internationally had participated. The film depiction was also very, very appreciated, and we are trying to carry the beacon forward, and we are trying to make this 54th IFFI also as big as the last one, even bigger than the last one. Thank you. Next one. This is the poster. The poster and the trailer which you just saw got released in the Cannes Film Festival, which for the delegation which was led by Honorable Minister of State, and there it was also endorsed by a lot of celebrities, and the campaign is going on. And I'm happy to share that NFDC and the IFFI digital media handles have seen multiple times amplification because of this content. So people are appreciating it. It is reaching to the people. That is what the objective with which we are approaching. Next. As sir already mentioned, that it is 3 times we have had the international submissions, and not just in quantity, but I'll assure you that in quality also the submissions this year have been really, really good. And that is how this 198 international films, which will be showcased in 8 different packages this year. This will have 13 world premieres, 18 international premieres, 62 Asia premieres, and 89 India premieres. In all these international films, there are more than 40 films which have women directors. So that is also very good. And all the showcasing of the international and the national cinema will be done across 4 venues in Goa, which is very close by. So the Inox Panjim, which has got 4 theaters, Manikwitz Palace, which has got 1 theater, is in the same complex.
Then Inox Porvorim, which is about 10 minutes away, four theaters are there, and Z Square Samrat Ashok. It has got two theaters and just 100 meters away from the main festival venue. International jury is headed by Shekhar Kapoor, our acclaimed Indian director and actor. And then internationally, Jose Luis Alcan is a very renowned Spanish cinematographer. Mr. Jerome Pillard has been the head of Cannes Film Market, which is the biggest film market internationally, and he's been there for many number of years. It is the last year only he retired as the film director. He has accepted to be the jury for this year in international jury for IFFI. Miss Catherine Dussart is a French producer. Miss Helen Leake is also a producer from Australia. Next. Opening film is Catching Dust. This is a thriller from UK, which is done by a British filmmaker, and the star cast is international. And Erin Moriarty was in the cast of The Boys OTT series. She was very famous. She has more than 2 million followers on the internet. Jim Courtney, and we are trying that not just the director and producer are coming, but we are also trying that the stars also get an exemption from the SAG-AFTRA strike, and they are also able to attend the festival. Next. Midfest film is going to be a celebration of Turkish drama, which is a film based on relations. And this film already was also in the Cannes competition section, and the actress of the film won the Best Actress award in Cannes also. So this is going to be there. About Dry Grasses is going to be there as the Midfest film. Closing film is the Featherweight, which is actually a truthful cinema style, which was there, is been done in truthful cinema style, which is called Cinema Verte, by an eminent director of United States, and this is going to be the closing film for the festival. Next. All the details are also given in the press brief, and other details will be found will be uploaded on the website also after the conference. International section of films at IFFI. This festival Kaleidoscope is the package in which we showcase the award-winning films of the other festivals which have happened along the year, because our festival happens in the last of the year, so towards the last of the year. So 19 films will be there, and the best films from Cannes, Venice, Sao Paulo, Rotterdam, Santa Barbara, Stockholm will be a part of it. Cinemas of the World. This showcases the various cinema from international, from countries abroad. This time we had entries from 105 countries, and we have selected 103 films to be packaged in this section. Last year, this section had about 70 films. So this year we have been able to get better and more films from more countries. There'll be a documentary montage section, because documentaries are becoming more and more important and also India's documentary also won an Oscars this year. So we are celebrating documentaries in IFFI and also in Film Bazaar. So there is a specifically curated documentage section this year from documentaries around the world. Then, as sir said, there will be an animation section, and The Peasants, which is a award winner film. It's going to get an India premiere here, and it's going to be part of the animation section where international and Indian films will be there. Then the UNESCO section, it'll be there, which showcase the films which follow the Gandhian motto of peace and universal brotherhood. So about 10 films will be showcased, out of which 7 will be international, 3 will be Indian. Next. Indian Panorama is a package of 45 films, 25 feature films and 20 non-feature in 26 languages. This time these films will be, and 5 mainstream films are also included in that. The opening film will be a Malayalam film, Attam, and for the non-feature section it will be Andrew's Dream, a Manipuri film. Restored Classic, as was briefed by sir, that it is part of the NFHM project, and this has started to, the restoration films have started to come March this year, and this is
This will be the world premiere of most of these films, which are as old as 1937. So these reels have not just been digitized, but the scratch marks, the damages, they have been restored to have the quality of 4K. So it will be a 4K international restored section, in which we will showcase 7 of NFAI's restorations, and 3 international restorations will also be a part of this package. Next. In accessible films, 2 of the films have been curated for visually impaired with embedded audio description. So Sirf Ek Banda Kafi Hai and Shershah has been done like that. And then 83 and Bhag Milkha Bhag will have embedded sign language in the picture-in-picture in the corner, which will be for the hearing impaired. Now this multiple language dub option will be available for many Indian panorama films, in which the film may be in any language like Hindi, but any person who does not follow that language can also watch this film in another language with the help of just one app and his mobile phone and his earphone. So the app will automatically recognize what film is playing and then the selected audio dubbing will be played in his ears. So that way the reach will be much more. The people will get to see the film in a better way. Next. Best OTT Series Award, already sir has covered. I think next. Masterclass in Conversation sessions will be held in Kala Academy this year, which is a renovated and a refurbished auditorium which was not available for the last 2 editions of IFFI, but now this will be made available this year. And about 24 sessions have been curated, one of them being done by Michael Douglas himself also, who's going to be the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award winner, but he'll also tell about his experiences of his working in the film industry and his experiences. Next. Apart from that, there'll be red carpet and galas, the ones which were started last year. This year also, we have been able to get 12 gala premieres, including 10 of feature films and 2 exclusive web series premieres will be happening in this. And I can assure you that from master classes and red carpet galas, there'll be a lot of celebrity engagement will be there in the festival, not just national but international also will be there, with the lineup of which we'll keep releasing in the times to come up to the run-up of the festival. So that is the plan. From tomorrow you can be rest assured to keep watching the IFFI website for the releases, and we'll keep issuing the releases. This time there is a new IFFI Cine Mela section which has been done in front of the festival venue, so that the people who could not be a part of the IFFI as registered delegates, they can participate in the Cine Mela, where cinematic exhibitions will be there from NFAI, from CBC and Netflix. And apart from that, there'll also be food, culture, art, handicrafts will be there. Stalls will be there. So this is something which the local tourist and the local population will definitely look forward to, and we are expecting that people can engage more and more with IFFI. Next. इसमें इतना ही था कि गोवा में जो टूरिस्ट आए होते हैं, they love fun, food, and the films will be part of it. तो सबको हमने इसमें साथ में जोड़ा है. Creative Minds of Tomorrow, this was an initiative by Sir, and then it is the 3rd edition this time, and we have made the applications very stringent this time, that we made sure that people who have some prior learning, who are actually good creative minds, so they have been able to apply, and out of 600 good applications we have been able to select 75. So this edition will have 2 editions. Like there'll be a master classes before they begin their 48-hour challenge of filmmaking. So there'll be 2 days of master classes engagement. Even Berlinale Talents, which is considered to be one of the best formats for talents in the world, their festival director is also coming to take master classes, and then Sony and even Indian filmmakers, they'll be taking their master classes before they begin their challenge. And after the 48-hour challenge of the film, which is going to be made on the subject of mission life this year, and after that they'll also get exposed to Film Bazaar and IFFI for a day, and then they will go for a talent hunt
will be organized for more than 20 film producers and OTT series, OTT platforms participating in that. So not just this edition, 75 Creative Minds of Tomorrow, but the last 2 editions, their resume has also been circulated, so all of them will become a part of it, the talent camp. Next. The Film Bazaar will happen, which is the business of cinema, will happen from 20th to 24th at Marriott, which is along the Festival Mile. And all these are the sections, but next. So there are some important sections I'd just like to cover. The last year, Books to Box Office had been started, so we had publishers and booksellers and authors participating in that. But this time we have curated this section also, and out of 30 selected books, finally 6 finalists will be there who will be pitching to various producers, attending producers and sales agents and people who can make the content or co-produce the content. So they'll be pitching to them so that they can turn these books into a film. तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे 54वें इफ़ी फिल्म महोत्सव को लेकर जो कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें साफ तौर से कहा गया कि एक बार फिर से गोवा में फिल्म के लिहाज से एक बड़े मंच का आयोजन करने जा रहा है सूचना प्रसारण मंत्रालय, और अपने आप में भव्य आयोजन में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से तमाम दिग्गज जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो शामिल होंगे। तमाम भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को शोकेस किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम जो दिग्गज कलाकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी यहाँ पहुँचेंगे। मास्टर क्लासेस की बात की गई और युवाओं के लिए ख़ास तौर से कैसे मौका दिया जाएगा, जो यंग माइंड्स हैं उनके लिहाज से भी जिक्र किया गया। साथ ही साथ इस बात को भी साफ तौर से रखा गया कि सत्यजीत रे फिल्म से जुड़े हुए काम को करने के लिए जो एक बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है उसको भी इस दरमियान प्रदान किया जाएगा। तो निश्चित तौर से भारत कैसे फिल्म निर्माण उद्योग के लिहाज से एक बड़ा हब बनता जा रहा है, इस बात का जिक्र भी अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। और इस बात को उन्होंने साफ कहा कि पायरेसी की समस्या से निपटने के लिए भी सरकार कानून लेकर आई है ताकि फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों का जो पूरा योगदान है वो ज़ाया ना जाने पाए, और जो पायरेसी करने वाले लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने के लिहाज से भी प्रावधान लेकर सरकार आई है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि मनोरंजन के लिहाज से, रोजगार को उत्पन्न करने के लिहाज से फिल्म जगत से जुड़े हुए तमाम जो लोग भी अपना काम करना चाहते हैं वो निश्चिंत होकर काम कर सकें, उनको एक ऐसा माहौल दिया जा रहा है। और नई तकनीक के लिहाज से जो तमाम जो कोशिशें हैं वो भी सरकार के माध्यम से लगातार की जा रही हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है गोवा में आने वाला 54वां इफ़ी फिल्म महोत्सव। इस खबर के तमाम पहलू से भी आपको हम आगे रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। राज्य में 200 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन में जुटी रही हैं और पूरी तरह देखभाल कर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के कार्यालय में नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी सीएम अशोक गहलोत ने आज जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। उनके समर्थन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मेद स्टेडियम में एक सभा को संबोधित भी करेंगे। नामांकन भरने के बाद 7 नवंबर को एक तरीके से उसकी पत्रों की समीक्षा की जाएगी। फिर 9 तारीख को नाम वापस लिए जा सकेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत एक तरफ जहां लोगों को गारंटियां दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी गहलोत सरकार के 5 साल के कामकाज पर सवाल खड़े कर रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आज सुबह अपने उम्मीदवारों की 2 सूची जारी की। एक के बाद एक सूची जारी करते हुए आरएलपी ने 11 उम्मीदवारों के नाम से पर्दा उठा दिया है। आरएलपी की 9वीं लिस्ट में 6 प्रत्याशियों का नाम था, जिसमें पार्टी ने सीकर से सीताराम नायक, बाड़ी से रंबो कुमारी गुर्जर, मांडलगढ़ से भैरूलाल गुर्जर, बेगू से नरेश फौजी, जोडवाड़ा से जीवन राम सुंडा और उदयपुर बाटी से विकास गिल को टिकट दिया है। उम्मीदवारों की 9वीं सूची जारी करने के तुरंत बाद ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 10वीं सूची भी जारी कर दी। इस सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम थे। आरएलपी ने डेगाना से लक्ष्मण सिंह मुवाल, मकराना से अमरा राम चौधरी, पाली से डूंगर राम पटेल, निम्बाहेड़ा से शंभूलाल जाट और अंता से करामत को उम्मीदवार बनाकर 10वीं सूची में इनका नाम जारी किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है।
और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज एक तरीके से पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के तरीके से वो हमला बोलते नजर आए। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के जशपुर में होंगे, जहां पर वो 12 बजे उनकी एक रैली थी। फिर वो 1:30 बजे के आसपास रायगढ़ का रुख करेंगे, वहां पर भी उनकी रैली है, जहां पे ललुआ में उनकी एक रथ यात्रा होगी। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे धर्मयजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उनकी रैली है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान से पहले अब राजनीतिक दल वहां फोकस कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को 70 विधानसभा सीटों पर होगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी और पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के धार जिले एवं इंदौर जिले में जनसभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अन्य कांग्रेस नेता भी उनके साथ मौजूद होंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद इंदौर और धार जिले में कांग्रेस के किसी भी स्टार प्रचारक की यह पहली चुनावी सभा होगी। चुनावी समर में अब आज से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो गई है। मायावती आज से मध्य प्रदेश के चुनावी यात्रा पर हैं। चुनावी दौरे की शुरुआत 2 जिले अशोकनगर और निवाड़ी से वो कर रही हैं। यहाँ वो 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने जीजीपी के साथ तालमेल किया है। समझौते के मुताबिक बीएसपी 178 सीटों पर और जीजीपी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एमपी में बीएसपी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2008 में रहा था। तब उस चुनाव के दरमियान बीएसपी को 7 सीटों पर जीत मिली थी। उसके बाद 2013 के चुनाव में बीएसपी को 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। पिछले चुनाव में बीएसपी 2 विधायक ही जीत पाए थे। वहीं राजस्थान की घटना से सबक लेते हुए मायावती ने इस चुनाव में रणनीति बदल दी है। 2018 में बीएसपी के सभी 6 विधायकों ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का राजस्थान में दामन थाम लिया था। इस बार मायावती पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि बीएसपी अब बाहर से किसी का समर्थन नहीं करेगी। जरूरत पड़ने पर बीएसपी सरकार में शामिल होगी। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में नजर डालते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की पहली बैठक से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। बैठक पर खुशी जताते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने AIESC की बैठक में सार्थक बातचीत की उम्मीद जाहिर की है। हीरालाल सामरिया ने आज भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। हीरालाल सामरिया देश के पहले अनुसूचित जाति के CIC हैं। उनका जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में एक सुदूर गांव में हुआ था। वह 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट
फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और खेल के मैदान की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में आज विश्व कप का मैच होना है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ये खेल की जुड़ी तमाम गेंदबाजी का फैसला किया। खेल की खबरें हो या फिर तमाम महत्वपूर्ण खबरें, आप इसको देखने के लिए बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। लेकिन मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। निर्वाचनार्थं सज्जाय मिजोरम राज्याय सन्दिष्टवान् यत् पूर्वोत्तरराज्यानां विकासाय गतनववर्षेषु सम्पर्कान्तर्विकासक्षेत्रयोः अस्माभिः महता परिमाणेन कार्यं कृतमस्ति। सः अवदत् यत् राजधानी नवदिल्ली इदानीं पूर्वोत्तरवर्ति राज्यानां द्वारभूतमिव एव इति। मिजोरम विधानसभा निर्वाचनार्थं प्रचारकार्यं ह्यः सायम् अवरुद्धम् अभवत्। सर्वाणि अपि राजनीतिकदलानि निर्दलीयप्रत्याशिनः च मतदातृवर्गं स्वस्वपक्षे समानेतुं यथासामर्थ्यं प्रयासम् अकुर्वन्। राष्ट्रियदलानां नेतारः स्वस्वदलस्य प्रत्याशिभ्यः प्रचाराभियाने सम्मिलिताः अभवन्। हीरालाल सामरिया इत्यसौ अद्य भारतस्य मुख्यसूचनायुक्तरूपेण शपथवचनं गृहीतवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या तस्मै पदगोपनीयतायाः शपथवचनम् अदापयत्। शपथग्रहणसमारोहे उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च उपस्थितौ आस्ताम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर S जयशंकरः गतसायं नवदिल्ल्यां भूटाननरेशं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इत्येतम् अमिलत्। डॉक्टर S जयशंकरः X इत्यस्मिन् जनसञ्चारपटले उक्तवान् यत् भारतं भूटानदेशस्य सततविकासदृष्टेः समर्थनं करोति। दिल्ली राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रं च वायुगुणवत्तादृशा गतदिवसान् इवैव प्रदूषणाधिक्यं साक्षात्करोति। प्रदूषणम् अवरोद्धुं चतुर्थस्तरात्मकः प्रबन्धः तावत् दिल्ल्यां प्रायोजितः। स्वास्थ्याय एषा स्थितिः नूनम् अतीव चिन्त्या, अतः अत्र ट्रक् यानादीनां प्रवेशः साम्प्रतं पिनद्धः। संयुक्तराज्यामेरिकीयः विदेशमन्त्री एंटनी ब्लिंकन इत्यसौ अंकारानगरं प्राप्तवान्, यत्र असौ तुर्कीयदेशस्य स्वसमकक्षं हकन् फिदान् इत्येतं सम्मिल्य गाजाक्षेत्रीयसङ्घर्षमालक्ष्य संवादं विधातुं सन्नद्धः दृष्टः। महिलावर्गीयायाम् एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी इत्येतस्यां प्रतियोगितायां भारतेन रचितः इतिहासः। रांचीनगरे क्रीडिते द्वन्द्वे भारतीयदलेन जापानदलं 4-0 इति गोलाङ्कान्तरालेन पराजित्य अर्जिता अनारतं द्वितीयवारं विजयकीर्तिः। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः एकदिवसीय विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतस्य विजयक्रमः अनारतं जायमानः। ह्यः क्रीडिते द्वन्द्वे भारतीयदलेन दक्षिण अफ्रीकादलं 43-200 धावनाङ्कैः पराभूतम्। विराट कोहली, रवीन्द्र जडेजा इत्येताभ्यां कृतम् एतस्यां स्पर्धायां विशेषप्रदर्शनम्। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य तावत् दिल्ल्यां श्रीलङ्का बांग्लादेशयोः मध्ये स्पर्धा जायते। दलद्वयार्थमेव एषा प्रतियोगिता स्मरणयोग्या न जाता, यतः दलद्वयमेव प्रतियोगितायाम् एतस्याम् आद्यचतुर्थक्रमं यावत् स्वस्थानं सुनिश्चेतुं न शक्तवत् इति।
समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर।